हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। आज हम 18 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अफ़गान मिलिट्री के ऊपर ब्लेम कर दिया है जो भी क्योस क्रिएट हुआ है अफ़गानिस्तान में और जो भी तालिबान ने टेक ओवर किया है। तो उन्होंने ये बोल दिया जो भी कोलैप्स हुआ है अफ़गान गवर्नमेंट का और काबुल को कैप्चर कर लिया तालिबान ने, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो अफ़गान की मिलिट्री कि वो लोग तालिबान से लड़े नहीं। और उसके बाद उन्होंने ये बात बोली है कि उनको इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है जो कि उन्होंने डिसीज़न लिया था यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रूप्स को विड्रॉ करने का। साथ ही उन्होंने पिछले 20 साल जब तक अमेरिका रहा है अफ़गानिस्तान में, उन्होंने सब कुछ प्रोवाइड किया अफ़गान की मिलिट्री को, सैलरीज प्रोवाइड की, उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड किए, ट्रेनिंग प्रोवाइड की, लेकिन वो बस उनको विल नहीं दे पाए और जिसकी वजह से यहाँ पर अफ़गान मिलिट्री लड़ी नहीं और उन्होंने तालिबान के सामने सकम्ब कर दिया, घुटने टेक दिए। बाइडन ने बात एक्नॉलेज की है कि तालिबान की विक्ट्री उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी तालिबान सब कुछ कैप्चर कर लेगा। विद इन वीक्स तालिबान ने सब कुछ कैप्चर कर लिया। अब वो उन्होंने यही बोला कि अब वो कब तक अमेरिका के सोल्जर्स जाकर लड़ते रहेंगे अफ़गानिस्तान में। तो हाउ मैनी मोर जनरेशन ऑफ अमेरिकाज डॉटर्स एंड सन्स वुड यू हैव मी सेंड टू अफगानिस्तान सिविल वॉर। अभी अफगान का सिविल वॉर है, अफगान को खुद यहाँ पर लड़ना होगा, कोई उनके लिए नहीं लड़ेगा और अमेरिका के ट्रूप्स तो उनके लिए बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। अफगानिस्तान पॉलिटिकल लीडर्स, अब अफगानिस्तान के जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी वो तक फ्ली कर चुके हैं। ही सेड अक्यूजिंग द मिलिट्री ऑफ लेइंग डाउन इट्स आर्म, और उन्होंने वहाँ की मिलिट्री को अक्यूज़ किया कि कैसे उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और वो लड़े भी नहीं, जबकि यूएस ने उन्हें पिछले 20 सालों से यूएस उनको ट्रेनिंग दे रहा था, इक्विपमेंट प्रोवाइड किए, इतने सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। तो यहाँ पर जो भी गलती है वो सारी अफगान मिलिट्री की है। द प्रेसिडेंट एक्नॉलेज क्रिटिसिज्म, एक जगह प्रेसिडेंट ने अपना क्रिटिसिज्म एक्नॉलेज किया, वो इस बात में कि जब यूएस वहाँ पर अपना वॉर ऑन टेरर कर रहा था तो अफगान में जो भी नेशनल थे जिन्होंने सपोर्ट किया यूएस को, ट्रांसलेटर्स की तरह काम किया, उनके एड्स की तरह काम किया, उसको तक इवैक्यूएट नहीं किया था यूएस ने, काफ़ी टाइम लगा दिया इवैक्यूएट करने में। तो द प्रेसिडेंट एक्नॉलेज क्रिटिसिज्म दैट द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट मूव क्विकली इनफ टू इवैक्यूएट अफगान्स हु सर्व्ड एज ट्रांसलेटर्स एंड अदर एड्स। पर उन्होंने ये बोला, ये ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि इसलिए किया क्योंकि जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी उन्होंने ये बोला कि अगर आप एक साथ लोगों को बाहर निकालने लगेंगे जो भी जिन्होंने भी आपको हेल्प किया पिछले 20 सालों में, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस क्राइसिस आ जाएगी, तो लोगों को डर लगने लग जाएगा कि हाँ तालिबान कैप्चर कर सकता है। उस वजह से बाकी लोग भी यहाँ से फ्ली करने की कोशिश करेंगे, तो आप आराम आराम से निकालो। तो यहाँ पर भी उन्होंने बेसिकली अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट पर ही ब्लेम लगा दिया है कि उन्होंने इनसे बोला था कि आप धीरे धीरे यहाँ से निकालो जिनको भी आपको इवैक्यूएट करना है। अब हम सेकंड न्यूज़ पर चलते हैं। 3 विमेन जजेस अमंग 9 नेम्स क्लियर्ड बाय कलेजियम फॉर एससी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कलेजियम में जो भी नेम्स रेफ़र किए हैं, सजेस्ट किए हैं, उसमें से 3 विमेन जजेस होने वाली हैं, जिसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकती हैं, और अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी तो वो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगी। तो 3 विमेन जजेस के नाम है, एक है जस्टिस बीवी नगरथना ऑफ कर्नाटका। तो अगर विमेन चीफ जस्टिस पहली हुई तो वो यही हो सकती हैं, जस्टिस बीवी नगरथना। और इसके अलावा 2 और जजेस हैं, उनके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पर मैं बता दे रही हूँ। सेकंड है जस्टिस हिमा कोहली, चीफ जस्टिस ऑफ द तेलंगाना हाई कोर्ट, और थर्ड है जस्टिस बेला त्रिवेदी फॉर द गुजरात हाई कोर्ट। तो जस्टिस नगरथना है वो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस इंडिया की हो सकती हैं। हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पे जल जीवन मिशन ने कैसा प्रोग्रेस किया उसके बारे में डेटा है, तो हमें पता चल रहा है कि बिहार ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। बिहार को अगर हम देखें तो वो बॉटम 5 में था, सिर्फ 1.84% हाउस होल्ड्स थे जिनके पास टैप कनेक्शन था, लेकिन आज हम देख रहे हैं तो कि वो टॉप 4 में आ गया है और 86.96% रूरल हाउस होल्ड्स के पास टैप कनेक्शन है। तो जल जीवन मिशन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। 4.73 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस दिए गए हैं अक्रॉस द कंट्री जब से 2019 से मिशन शुरू हुआ है, जिसमें 1 करोड़ जो कनेक्शन है वो सिर्फ बिहार में ही दिए गए, मतलब हर नया तीसरा कनेक्शन बिहार को ही मिला है। अगर हम यहाँ पर डेटा देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवा के पास 100% टैप वाटर कनेक्शन है, तेलंगाना भी 100%, हरियाणा 99.24%, बिहार 86.96%, गुजरात, और बॉटम में कौन से स्टेट्स हैं आप नाम देख सकते हैं, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, वेस्ट बंगाल। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो जल जीवन मिशन का टारगेट था वो बेसिकली यही था कि 2024 तक सारे रूरल हाउस होल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना है। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं इस पेज पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये बोला है विमेंस फ्रीडम ऑन कंटिन्यूइंग प्रेगनेंसी कांट बी टेकन अवे। तो यहाँ पर एक सिंड्रोम की बात आई है, पहले हम ये सिंड्रोम देख लेते हैं। इसका नाम है क्लाइंटफेल्टर सिंड्रोम। एक जेनेटिक कंडीशन होती है, इसमें अगर मेल बॉर्न होता है तो वो एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम के साथ बॉर्न होता है।
भले ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन जो बेसिकली केस था उसमें जो मदर थी उसको कुछ मेंटली चैलेंज थी, जिसकी वजह से अगर बच्चा डिसेबल्ड हो जाएगा तो उसको पालना पोसना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उस माँ के लिए। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला है कि उसका फ्रीडम है, वो अगर अबॉर्ट कराना चाहती है अपना चाइल्ड तो करा सकती है। हम आगे चलते हैं। सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर सेंटर ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है कि नेशनल सिक्योरिटी फोर्स नहीं दी जा सकती जजेस को, और ये फीजिबल भी नहीं है। अगर स्टेट स्पेसिफिक वो जजेस को देना चाहते हैं तो वो अलग बात है। तो द सेंटर टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे कि ये एडवाइजेबल या फीजिबल नहीं है एक नेशनल लेवल सिक्योरिटी फोर्स देना जुडिशियल ऑफिसर्स जो भी हैं, और ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर इसको स्टेट लेवल से डील किया जाए, स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज़ क्योंकि अलग अलग होते हैं। तो स्टेट लेवल की फोर्सेस बनाई जा सकती है, लेकिन नेशनल लेवल की फोर्सेस होना बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। अब स्टेट हमेशा यही बोलते हैं हर बात में कि उनके पास फंड्स नहीं है, तो कोर्ट ने ये स्टेट्स को वार्न किया कि वो इस बार ये नहीं बोल सकते कि उनके पास फंड्स नहीं है। यहाँ पर एक सुओ मोटो केस लिया गया इस बात में क्योंकि एडिशनल सेशंस जज उत्तम आनंद धनबाद में थे, जिनका एलिज्ड मर्डर केस चल रहा है कि उनका मर्डर कर दिया गया है। एक ऑटो रिक्शा वाली, आपने वीडियो भी देखी होगी। तो उसकी वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो केस लिया कि सिक्योरिटी ऑफ जजेस देनी चाहिए, क्योंकि जजेस की जान को खतरा है। अगर वो कभी भी ऐसा कोई जजमेंट दे देते हैं तो उनको वार्निंग्स आती हैं, उनको धमकियाँ दी जाती हैं, इसलिए उनके लिए भी एक सिक्योरिटी फोर्स होनी चाहिए। यहाँ पे सेंटर ने ये बोला जो पुलिस और लॉ है वो स्टेट सब्जेक्ट का मैटर है, लॉ एंड ऑर्डर सब स्टेट सब्जेक्ट का मैटर है, तो स्टेट लेवल पे ये डील होना चाहिए। साथ ही अब कुछ स्टेट्स ये बोलती है उन्होंने सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है सीसीटीवी कभी भी क्राइम्स को स्टॉप नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ उस इंसिडेंट को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंसिडेंट तो होगा। यहाँ पे हमें इंसिडेंट को प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। तो स्टेट्स और ये भी एक्सक्यूज़ नहीं यूज़ कर सकते कि उनके पास फंड्स नहीं है, उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, स्टेट स्पेसिफिक उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो भी जजेस हैं। यहाँ पे इंडिया ने जो भी अफगान से उनके लिए ई वीज़ा कैटेगरी शुरू कर दी है, इमरजेंसी ई वीज़ा कैटेगरी, जो भी आना चाहते हैं रेफ्यूजी बनकर। तो इन द वेक ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो भी अफगानिस्तान में चल रही है, काफ़ी लोग अपने कंट्री को लीव कर रहे हैं तालिबान के टेक ओवर के बाद, इसलिए इंडिया ने एक ई वीज़ा कैटेगरी अनाउंस कर दी है जो भी अफगान नेशनल्स इंडिया आना चाहते हैं, ताकि उनकी जो भी एप्लीकेशन है वो फास्ट ट्रैक हो सके। अब ये जो भी वीज़ास होंगे ये 6 महीने के लिए एप्लीकेबल होंगे और सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही उनको आने दिया जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अनाउंस किया गया जिसका नाम है ई इमरजेंसी एक्स मिसलेनियस वीज़ा। आगे चलते हैं। यहाँ पर दुमका ट्राइबल ग्रुप्स, तो ये झारखंड में है, तो पीवीटीजी जो दुमका डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, वहाँ पर काफ़ी ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको काफ़ी स्कीम्स के बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, तो वो लेफ़्ट आउट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर बात की गई, आपको बस ये पता होना चाहिए दुमका का भी लोकेशन पूछ लें कि कहाँ है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब एंथम टू यूनाइट फॉल्स साइलेंट, यहाँ इस बेसिकली एक्सप्लेनेशन सेक्शन में ये बात की गई है कि अफ़गानिस्तान में बहुत सारी एथनिक कम्युनिटीज़ है, उसमें से कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ भी हैं। तो तालिबान के टेक ओवर के बाद क्या उन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा? क्या तालिबान उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा? अब 2004 में जब अफ़गानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया तो उसमें एक नेशनल एंथम जो है अफ़गानिस्तान का वो 14 एथनिक ग्रुप्स को रेफ़र करता है। आर्टिकल 4 में उन 14 एथनिक ग्रुप्स के नाम है जैसे कि पाश्तून, तजिक्स, हज़ारास, उज़्बेक, तुर्कमैन, बलूच, पचाई, नूरिस्तानी, आयमाक, अरब, कुर्किस, क्यूजीबाल्स, गुजुर, बरावुई एंड अदर ट्राइब्स। और आर्टिकल 20 ये बोलता है जो भी नेशनल एंथम है अफगानिस्तान का वो पाश्तो में है और इसमें ये बोला गया गॉड इज़ ग्रेट, और साथ ही सारे ट्राइब्स का नाम उसमें लिया गया है। तो अब ये बात देखने वाली है कि तालिबान के टेक ओवर के बाद क्या इन जो माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है सारी एथनिक ग्रुप्स में पाश्तून सबसे ज़्यादा हैं, लगभग 40 से 42% है। कंट्री के 3.8 करोड़ पॉपुलेशन की वो 40 से 42% है। और अफगानिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पाश्तो और दरी है, तो पाश्तो दरी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। जो पाश्तून्स हैं वो मोस्टली सुन्नीस हैं, और जो तालिबान चीफ्स हैं जो काबुल में जिन्होंने रूल किया था 1996 से लेकर 2001 के, वो भी पाश्तून कम्युनिटी से ही आते हैं। तो बाउंड बाय द कोड ऑफ पाश्तून वाली, अब ये पाश्तून वाली जो इनका कोड है उसमें ये जो ड्यूरेंट लाइन है इसको भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इसके बाद जो सेकेंड आते हैं वो तजिक्स आते हैं जो कि मेजॉरिटी है नेबरिंग तजिकिस्तान में। तो ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है अफगानिस्तान में और ये 27% ऑफ द पॉपुलेशन है। इन्होंने आज तक कभी रियली तो कभी पावर को हेल्ड नहीं किया है। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं हज़ारास जो कि थर्ड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, 9 से 10% अफगानिस्तान की पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये ज़्यादातर शियाज हैं। अब बामिया में जो बुद्धास को डिस्ट्रॉय कर दिया था तालिबान ने, तो आपको पता ही होगा, तो मेन सिटी ऑफ द रीजन है जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन देखने को मिल सकती है। हज़ारास टर्किक ओरिजिन या मंगोल ओरिजिन दोनों से माने जाते हैं और इनका काबुल के साथ कोई अच्छा पास्ट नहीं रहा है, तो ये देखने वाली बात है कि इनको कैसे ट्रीट करता है तालिबान।
इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ एंड क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस आर ऑलरेडी बीन आस्क्ड अबाउट देयर लाइकली ट्रीटमेंट ऑफ द एथनिक ग्रुप्स, कि अब जो तालिबान है वो एथनिक ग्रुप्स के साथ कैसा ट्रीटमेंट करेगा, स्पेशली जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं. व्हाट इज हाइटेंड फियर्स इज दैट लीडर्स ऑफ एथनिक ग्रुप्स, अब तालिबान के टेक ओवर के बाद ये जो एथनिक ग्रुप्स के लीडर्स हैं वो पहले ही अपने कंट्री को फ्ली कर चुके हैं, तो अब इन एथनिक माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करने वाला भी कोई नहीं रह गया है. एवर सिंस द टेक ओवर, तो जब से टेक ओवर हुआ है अफगानिस्तान फ्लैग जो भी प्रोविंसेस में होगा उसको इन्होंने नीचे कर दिया और रिप्लेस कर दिया उसको तालिबान के फ्लैग के साथ. अब जैसे म्यूज़िक, जब इन्होंने 1996 से 2001 तक रूल किया था तब ये तालिबान ने म्यूज़िक पर बैन लगा दिया गया था. तो अब अगर वो बैन फिर से म्यूज़िक पर वापस आता है तो जो एंथम है वो भी डिसअपियर हो जाएगी, जिसमें 14 ट्राइब्स के नाम लिए जाते हैं. तो दैट एंथम विच स्टिच टुगेदर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स फॉर द कंट्री ऑफ एवरी ट्राइब. अब यहाँ पर एक मैप है, इसमें अफगानिस्तान के प्रोविंसेस है, तो आप देख सकते हैं नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट कैसे अरेंज करना है. तो एक बार इस मैप पर नज़र डाल लेना. आगे चलते हैं. यहाँ पे द ऑयल बॉन्ड्स यूपीए लॉन्च्ड, व्हाई, हाउ मच एंड व्हाट एनडीए आर्ग्यूज. तो अब यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना था कि जो यूपीए के एरा में जो ऑयल बॉन्ड्स लॉन्च किए गए सब्सिडाइज्ड फ्यूल रेट्स के लिए, तो उसकी वजह से इन्हें अभी इंटरेस्ट रेट उसका पे करना पड़ा और प्रिंसिपल भी पे करना है 2025 में, जिसकी वजह से एक्साइज ड्यूटी को कट नहीं कर सकते हैं. अब हम यहाँ देखते हैं जैसे कि सेंटर ने आर्ग्यू किया कि वो पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कट नहीं कर सकते, टैक्सेस कट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी ऑयल बॉन्ड्स यूपीए गवर्नमेंट ने इशू किए थे उसका इनको अभी भरपाई करनी, उसका इंटरेस्ट रेट देना, उसका प्रिंसिपल देना है. पहले जो थे इंडिया में वो फ्यूल प्राइसेस डीरेगुलेटेड नहीं थे, फ्यूल प्राइसेस रेगुलेट किए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा. तो पेट्रोल एंड डीजल एज वेल एज कुकिंग गैस एंड केरोसिन वर सोल्ड एट सब्सिडाइज्ड रेट्स ड्यूरिंग द यूपीए रूल. तो यूपीए रूल के दौरान ये जो पेट्रोल और डीजल, कुकिंग गैस, केरोसिन, ये सब सब्सिडाइज रेट्स में दिए जाते थे बाय द गवर्नमेंट. तो ये जो गवर्नमेंट डायरेक्ट सब्सिडी नहीं देती थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, बल्कि वो क्या करती थी, वो ऑयल बॉन्ड्स को इशू कर देती थी. तो ऑयल बॉन्ड्स को इशू करने का एक ये तरीका होता था कि वो फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होता था, इसलिए गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कम दिखता था. तो ऐसा नहीं है कि यूपीए गवर्नमेंट ही ऐसा करती थी कि वो फिस्कल डेफिसिट को कम रखने के लिए बॉन्ड्स इशू करवाती थी. आज की इंडिया गवर्नमेंट भी ये करती. फॉर एग्जांपल, जब बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें क्या किया जाता है, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स इशू करा देती ताकि उनका भी फिस्कल डेफिसिट कम रहे. तो इररिस्पेक्टिव की कौन सी पार्टी है, दोनों ही पार्टीज ये करती थी. कोई भी गवर्नमेंट होती थी तो वो ये करती थी कि वो बॉन्ड्स इशू कराती अपने फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करने के लिए. अब एनडीए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये जो सिंपल स्ट्रैटेजी होती है कि कैपिटल कैसे आप स्टेट ओन बैंक्स में कर सकते हो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनडीए गवर्नमेंट भी रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स इशू करती है कैपिटल लाने के लिए. अब दे इशू ऑल बॉन्ड्स फॉर विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज ओवर ₹1,00,000 करोड़. तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि लगभग 1,00,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स इशू किए गए थे, जिसका प्रिंसिपल अमाउंट 1,00,000 करोड़ है और पिछले 7 फिस्कल से वो लगभग 9,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं. फ्यूल प्राइस को बाद में डी कंट्रोल कर दिया गया. तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने डी कंट्रोल किया एविएशन टर्बाइन फ्यूल को, फिर पेट्रोल को डी कंट्रोल किया और फाइनली डीजल को 2014 में डी कंट्रोल कर दिया गया. तो अब सारी चीज़ें डी रेगुलेटेड हैं. अब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल में क्या क्रूड ऑयल के प्राइसेस चल रहे हैं, उसके बेसिस पर ही हमें जो डोमेस्टिक प्राइसेस है वो देखने को मिलते हैं. लेकिन जब डोमेस्टिक प्राइसेस कम होते हैं तो लोगों को डोमेस्टिक प्राइसेस इसलिए कम देखने को नहीं मिलते क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, वो टैक्सेस बढ़ा देती है. जैसे कोविड में डिमांड और सप्लाई की वजह से, क्योंकि डिमांड बहुत कम हो गई थी, सप्लाई ज़्यादा थी, तो प्राइसेस इंटरनेशनली बहुत कम हो गए थे, लेकिन हमें फिर भी प्राइसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया था. तो द फ्यूल प्राइस डी कंट्रोल हैज़ बीन अ स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज विद द गवर्नमेंट फ्रीइंग अप प्राइसेस ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल इन 2002, फिर पेट्रोल 2010, फिर डीजल 2014 में डीरेगुलेट किया गया. इसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी, उनके लिए अंडर रिकवरीज होती थी विच द गवर्नमेंट हैड टू कंपनसेट फॉर. उसके लिए गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट करना पड़ता था जब सब्सिडाइज रेट में फ्यूल प्रोवाइड किया जाता था. बाद में प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया गया, मार्केट से लिंक कर दिया गया और अब गवर्नमेंट का बर्डन खत्म हो गया, जो भी उनको प्राइस सब्सिडाइज करने की वजह से कॉम्पनसेट करना पड़ता था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को. अब हाउ मच टैक्सेस, तो गवर्नमेंट ने कितने टैक्सेस कलेक्ट किए, तो गवर्नमेंट ने बेसिकली काफ़ी टैक्सेस कलेक्ट किया है. तो लगभग 2.87 लाख करोड़ कलेक्ट किया है क्रूड ऑयल से 2019-20 में. लेकिन उसके कंपैरिजन में देखो तो उन्हें इतने पैसे नहीं देने हैं. तो बट दिस इज लेस देन 10th ऑफ द एक्साइज ड्यूटी. तो गवर्नमेंट जो एक्साइज ड्यूटी से ले रही है लगभग 3.45 लाख करोड़ जो सेंटर को मिल रहा है, जिसमें से ज़्यादातर सेंटर को मिल रहा है. और अगर हम ये देखें कि उनको कितना प्रिंसिपल पे करना है, तो गवर्नमेंट को सिर्फ 31,150 करोड़ पे करने हैं 2023-24 में, फिर 52,000 कुछ 2024-25 में पे करने हैं और 36,000 करोड़ कुछ 2025-26 में पे करने. लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर देखो एक्साइज ड्यूटी, तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रही है.
अब व्हाट इज़ द करंट गवर्नमेंट्स बॉन्ड स्ट्रैटेजी फॉर बैंक्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो क्या कर रही है अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बैंक्स को कैपिटलाइज करने के लिए रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स इशू कर रही है। तो दिस इंस्ट्रूमेंट, अभी ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है बॉन्ड इशू करने का, वो फिजिकल डेफिसिट पे काउंट नहीं होता है। तो दिस इंस्ट्रूमेंट डज नॉट इम्पैक्ट द फिजिकल डेफिसिट, सिर्फ इंटरेस्ट ही दिखता है डेफिसिट कैलकुलेशन में, जिसकी वजह से हमें ये लगता है जो गवर्नमेंट है उसका फिजिकल डेफिसिट कम है, पर वो एक्चुअली ज़्यादा होता है। अब हम आगे चलते हैं, रीज़न टू रिमेंबर। अब जो अगस्त 14 है, प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया था कि हम अगस्त 14 को पार्टीशन हॉरस रिमेम्बरेंस डे की तरह मनाएंगे, ठीक है। तो ऑन अगस्त 14 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सोलमली डिक्लेयर कि अगस्त 14 को ऑब्जर्व किया जाएगा, कमेमोरेट किया जाएगा पार्टीशन हॉरस रिमेम्बरेंस डे की तरह। अब यहाँ पर ऑथर ने बोला सबसे बड़ा कोइंसिडेंस ये है जो हमने अगस्त 14 को कमेमोरेट करने की कोशिश की है पार्लियामेंट हॉरस रिमेम्बरेंस डे के तरह, उसी दिन जो पाकिस्तान है वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। तो दो रीज़न हो सकते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को याद करने के लिए, जैसे कि अर्मेनिया अपने जीनोसाइड को याद करता है, रवांडा अपने जीनोसाइड को याद करता है, होलोकॉस्ट को जर्मनी अपने याद करता है, तो वो इसलिए याद करते हैं कि ताकि ऐसी चीज़ें फ्यूचर में रिपीट ना हो। लेकिन ऑथर कह रहा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का पॉलिटिकल एजेंडा ज़्यादा दिख रहा है अगस्त 14 को पार्टीशन हॉरस रिमेम्बरेंस डे की तरह कमेमोरेट करने में। होना तो बेसिकली रीज़न ये चाहिए था कि जो भी पार्टीशन से हॉरस अटैच हैं कि दोबारा लोग ऐसा ना करें, दोबारा लोगों के अंदर ऐसा पैशन ना आए कि वो उस तरीके के इंसिडेंट्स वापस से रिपीट हों। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पार्टीशन के आसपास का हॉरर था वो काफ़ी वीक तक चलता है, तो गवर्नमेंट किसी और डेट को डिसाइड कर सकती थी एज़ कम्पेयर टू अगस्त 14, क्योंकि अगस्त 14 को जो पाकिस्तान है वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। तो अनाउंसमेंट कम्स एट अ टाइम व्हेन वी आर विटनेसिंग एन अपसर्ज इन एंटी मुस्लिम कम्युनल इंसिडेंट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो अनाउंसमेंट उस समय आया है जब हम देख रहे हैं कि कैसे देश में एंटी मुस्लिम कम्युनल इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में। इसके अलावा हम कम्युनल स्लोगन्स भी देखे जो अभी जंतर मंतर पे हुए थे। अब सबसे पहले ऑथर का ये कहना जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश पे इलेक्शन आ रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर बीजेपी का एक कम्युनल कार्ड देख सकते हैं कि बीजेपी पॉलिटिसाइजेशन करने लग गई, वापस से कम्युनलाइजेशन करने लग गई है। रिमेम्बरेंस कैन बी ए प्रीलूड टू हीलिंग फ्रॉम अ ट्रेजेडी। अब कोई चीज़ क्यों याद की जाती है, वो इसलिए याद की जाती है ताकि इंसान उस ट्रेजेडी से उभर सके। टू फॉस्टर अ डिटर्मिनेशन अमंग पीपल, और लोगों में एक डिटर्मिनेशन पैदा कर सके कि वो ऐसी ट्रेजेडी को वापस ना होने दे। और दूसरी बात ये, रिमेम्बरेंस कैन ऑल्सो बी यूज टू री ओपन द वुंड्स ऑफ द येस्टर ईयर, कि पहले के घावों को कोरेदा जाए और लोगों में वापस से पैशंस को री इग्नाइट किया जाए, ताकि पास हॉरर्स को वापस से री इनैक्ट किया जाए और एक नए पैशन के साथ री इनैक्ट किया जाए। तो यहाँ पे दो रीज़न हो सकते हैं किसी भी ऐसे इंसिडेंट को याद करने का जो कि काफ़ी भयावह हो। तो पहली बात ये कि उससे हम बाहर आ सकें और हम कोशिश करेंगे वो कभी ना रिपीट हो, और दूसरी बात ये कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि लोगों के जो घाव हैं उसे कुरेदे जाएं और लोगों के जो पैशन है वो वापस से रीइग्नाइट हो सके और ऐसा कुछ इंसिडेंट फिर से हो सके। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला ये जो पॉलिटिक्स है ये काफ़ी डेंजरस है। तो सबसे पहले ऑथर ने बोला कि हम कोई भी अपना चाहते हैं हमारा नेशन इस तरीके से अनरेवल, हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं। जब हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करें तो हमारी ज़रूरत है कि हम अपने कंट्री को कैसे याद रखें कि कैसे हमारे कंट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेक्ट्रम है एथनिसिटीज़ के, रिलीजन के, लैंग्वेजेस के, कल्चर के। एनी अटेम्प्ट टू इम्पोज एन एरिड इन यूनिफॉर्मिटी ओवर दिस वाइब्रेंट एंड कलरफुल डाइवर्सिटी विल फेल। तो अगर हम इन सबको यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे स्पेक्ट्रम है, मिराज डिफरेंसेस, अगर हम चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें एक हो जाएं तो ये बिल्कुल भी सही साबित नहीं होगा और ये एक फेलियर की तरह आएगा। जो पार्टीशन 1947 का था वो इसीलिए था क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन की गई थी कि हिंदू और मुस्लिम एक देश में नहीं रह सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें हमेशा कल्चर ऑफ इंक्लूजन को अडॉप्ट करना चाहिए। तो देयर आर मैनी पार्टीशन, अगर ऐसी चीज़ हम करते रहे तो ऐसे बहुत सारे पार्टीशन है जो अवेट कर रहे हैं। एट द मोमेंट वी आर फोकस्ड ऑन द डेंजर्स ऑफ कम्युनल पैशंस। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कम्युनल पैशन है वो काफ़ी डरावना हो सकता है और उसके काफ़ी खतरनाक आउटपुट भी हो सकता है दैट आर बीइंग अनलीश्ड इन द रन अप टू द यूपी इलेक्शन। तो यूपी इलेक्शन इसलिए ऐसा कम्युनलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी ने ऐसा ट्राई किया था कम्युनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन उस कम्युनल इन्वेस्टमेंट का हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि उस समय ज़्यादा बड़े मुद्दे सामने थे जैसे कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट। इसके अलावा अभी जो मेन मुद्दा है वो पेगासस स्पाईवेयर को कैसे सिटीजन के राइट्स को ब्रीच करने की कोशिश की जा रही है, उसकी प्राइवेसी को ब्रीच करने की कोशिश की जा रही है। तो दिस इज़ नॉट द विजन ऑफ इंडिया। तो ऑथर ने ये बोला ये विजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने एनविसाज नहीं किया था। हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल है तो हमें वैसे ही चलना चाहिए आगे भी। अब हम आगे चलते हैं अनग्रेसफुल रिट्रीट। तो यहाँ पर वही यूएस के बारे में कि यूएस ने कैसे अफगानिस्तान से अपने फोर्सेस को निकाल लिया और अफगान के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। तो सबसे पहले
इट ऑलवेज एक्ट्स फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट। सबसे पहले ऑथर ने ये बोला जो यूएसए वो हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर ही एक्ट करता है। और बाइडन ने एक बात बोल के इस बात को अंडरलाइन भी कर दिया कि वो कैसे हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में ही अमेरिका सोचता है। जब इन्होंने इन्वेड किया था यूएस ने अफगानिस्तान में, तो यूएस का ये कहना था कि हम वहाँ पे डेमोक्रेसी लाएंगे, हम वहाँ पे नेशन बिल्डिंग करेंगे। लेकिन अब यूएसए का ये कहना है वो इसलिए गए थे अफगानिस्तान में ताकि फिर से अमेरिका पर कभी कोई टेररिस्ट अटैक ना हो सके 9/11 के बाद। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमेरिका का सिर्फ सेल्फ मोटिव था, वो अफगानिस्तान का कोई भी भला नहीं चाहते थे। तो बट बाइडेंस स्पीच वॉज मोस्ट एग्रीग्रियस फॉर द मैनर इन विच ही डिसमिस्ड अफगान्स एज अ पीपल। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना बाइडेन ने कैसे अफगान लोगों को फेल किया, वो ऐसे फेल किया क्योंकि अफगान के लोगों ने साथ दिया था अमेरिका का ये सोच के कि अमेरिका नेशन बिल्डिंग बनाना चाहता है और चाहता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाए। लेकिन अभी हमें पता चल रहा है जो अमेरिका था उसके इंटरेस्ट कुछ और ही थे, उसके इंटरेस्ट सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट था। फॉर इंडिया, अब इंडिया के लिए बहुत न्यू चैलेंज है क्योंकि इंडिया के आसपास अब उसके सिर्फ एनिमीज ही में दिख रहे हैं, जैसे कि चाइना और पाकिस्तान की एक एक्सेस बन गई है, अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है। तो जब तक वहाँ पे यूएसए था तब तक हमारी अफगानिस्तान के साथ अच्छी डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, हमने वहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी किया, इन्वेस्टमेंट भी किया, सलमा डैम बनाया था, एक हाईवे बनाया था ताकि हम सेंट्रल एशियन में जा सकें। तो अब ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं क्योंकि वहाँ पे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। हम पिछले 3 साल से यही सोच रहे थे कि हम तालिबान से बात करें कि ना करें, तो अब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है। तो अब तालिबान से हमें बात करनी चाहिए या नहीं, अभी ये भी सोचने का विषय है क्योंकि जो तालिबान है वो पाकिस्तान के बहुत करीब है और पाकिस्तान क्या कर सकता है, तालिबान को यूज़ कर सकता है इंडिया के विंग्स को क्लिप करने के लिए। तो ओवरऑल इंडिया के पास आगे बहुत टफ टास्क है कि वो कैसे जो भी इक्वेशंस इस रीजन में उसे बैलेंस करता है और अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 फ्रंट चैलेंज हो चुका है। चाइना के साथ लद्दाख में तो चैलेंज चल ही रहा है, फिर यहाँ पे पाकिस्तान के साथ तो हमेशा ही होता है, और अब अफगानिस्तान भी आ चुका है। तो इन इट्स सीवियरिटी द सिचुएशन रिकॉल्स दिल्लीज मूवमेंट ऑफ रेकनिंग विद द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। तो इससे पहले जब सोवियत यूनियन को कोलैप्स हुआ था तब भी इंडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाना बहुत टफ हो गया था। अब ये भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ही टेस्ट है कि आगे अपनी इंडिया फॉरेन पॉलिसी कैसी रखता है। यहाँ पर NSCN इसाक मुवैया की कुछ डिमांड्स थी जिसके कारण जो नागा का पीस रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो NSCN इसाक मुवैया ये चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट नागालैंड बनाया जाए जिसमें से असम की कुछ टेरिटरी हो, मणिपुर की कुछ टेरिटरी हो, अरुणाचल प्रदेश की कुछ टेरिटरी हो, म्यांमार की कुछ टेरिटरी हो, जहाँ पे नागा ट्राइब्स रहते हैं। तो सेंटर ने बोला था कि हम एक पीस रेजोल्यूशन डील पर जाएंगे, तो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की बात की थी, लेकिन वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इसलिए रीच नहीं हो पाया क्योंकि जो नागास थे वो ये चाहते थे कि उनको एक सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन मिले, जो कि उनकी डिमांड रिजेक्ट कर दी गई थी सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन की। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे द ट्रेमर्स फ्रॉम काबुल, तो ये अफगानिस्तान के बारे में ही है। तो अभी हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी अनफोल्ड हो रही है। जो अफगान सिटीजन्स हैं वो वहाँ से फ्ली कर रहे हैं, साथ ही जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज़ को अपने आने नहीं देना चाहते हैं लैंड रूट से। तो अब उनके पास एयर ट्रैवल ही का ऑप्शन बचा है। तो हमने एयरपोर्ट्स के तो कुछ ऐसी वीडियोस देखी थी जहाँ पर जो लोग हैं वो कितना ज़्यादा डेस्परेट थे अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए। अफगान की गवर्नमेंट और डिफेंस फोर्सेस पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुके हैं। यूएस ने पिछले 20 सालों में अपना काफ़ी पैसा खर्च किया, अपना ब्लड शेड किया, उनके भी काफ़ी सोल्जर्स मरे हैं ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स। तो ओरिजिनल ट्रिगर यूएस ने बेसिकली मिलिट्री इन्वेजन इसलिए किया था क्योंकि 9/11 अटैक्स हो गए थे यूएस के ऊपर अलकायदा के द्वारा, और जो अलकायदा उसको तालिबान ही होस्ट करता है। तो फिर यूएस ने एंट्री की अफगानिस्तान में अलकायदा को ख़त्म करने के लिए। तो अलकायदा तो ख़त्म हो गया, 2011 में उसामा बिन लादेन भी मर गए, लेकिन उसके बाद भी हम देखते गए जो यूएस है वो उसने अपना वॉर जारी रखा अफगानिस्तान के अंदर। अब जब उसामा बिन लादेन की डेथ हो गई तो यूएस के पास अब 2 मिशन थे, टेररिज्म को काउंटर करना और इंसर्जेंसी को काउंटर करना। द यूएस हैज़ लॉन्ग बीन सर्चिंग फॉर एन ऑनरेबल एग्जिट। उसके बाद तालिबान यूएस को ये लगा अब यहाँ से हमें एग्जिट कर देना चाहिए। तो काफ़ी 4 प्रेसिडेंट्स के रिजीम में अफगानिस्तान में लड़ाई करते रहे यूएस के मिलिट्री, लेकिन किसी ने भी एग्जिट नहीं किया। तो फाइनली जो बाइडेन ने एग्जिट कर लिया वहाँ से। तो मीनवाइल द $1 trillion poured into Afghanistan into development and reconstruction programs had led to vested interest in the form of private security contractors। तो यहाँ पे बेसिकली मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात हुई है कि कैसे जो यूएस था वो अफगानिस्तान में वॉर करता रहा और अफगानिस्तान में जो भी उनको डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट थे, जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, वो यूएस की जो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उनको उसके कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे। तो यहाँ पर जो बेसिकली फ़ायदा हुआ है वो सिर्फ प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स का हुआ है, सर्विस प्रोवाइडर्स का हुआ है। अब
यूएस के लिए सबसे बड़ा अभी इंपॉर्टेंट चैलेंज है राइज ऑफ चाइना। तो अब यूएस नहीं चाहता था कि वो अपने रिसोर्सेज और अपने पर्सनल को यूज़ करे किसी और, जैसे अफगानिस्तान में वॉर करने के लिए, जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना को काउंटर करना। तो यहाँ पे यूएस को लगा कि चाइना को काउंटर करना उनका मेन एजेंडा है, तो वो वापस हर जगह से अपने रिसोर्सेज को अपने पास कंसोलिडेट करें और चाइना से लड़ने के लिए यूज़ करें। तो इन 2001 द यूएस हैड टेकन इट्स आई ऑफ द बॉल इन डाइवर्टिंग इट्स अटेंशन टू द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। तो 2001 में जो यूएस का मेन इंटेंशन था वो ये था कि टेरर से कैसे लड़ा जाए। अब यूएस का मेन इंटेंशन ये है कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए, इसलिए यूएस ने एग्जिट कर ली है। द यूएस नाउ रिगार्ड्स चाइना एज इट्स प्रिंसिपल स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर। तो यूएस को लगता है कि जो उसका स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर है वो चाइना है। इसके अलावा चाइना को तुम देख ही सकते हैं, साउथ चाइना सी में चाइना कितना अपने इंटरेस्ट बताता रहता है कि 9 डैश लाइन से आसपास के सारे आइलैंड उसके हैं। ताइवान को भी बोलता है कि ताइवान जो वो चाइना का ही पार्ट है। तो यूएस कैन इल अफोर्ड द कंटिन्यूड बर्डन ऑफ अ मिलिट्री प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। तो यहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर सकता था अफगानिस्तान में। तो इफ़ इट हैज़ टू टैकल चाइना, तो अगर इसको चाइना को इफेक्टिवली टैकल करना है तो इंडो पैसिफिक में अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना बहुत ज़रूरत है। चाइना ने क्या किया है, तालिबान को लीडरशिप के साथ अपना वो मीटिंग की और साथ ही उन्होंने तालिबान की लीडरशिप से ये एश्योरेंस ले ली है कि जो भी अफगान टेरिटरी है वो कभी भी जो उग्रर्स मुस्लिम्स हैं उनके जो सेपरेटिस्ट है उसको होस्ट नहीं करेगी। साथ ही तालिबान इसलिए मान गया है चाइना की बातों क्योंकि उनको पता है कि चाइना जो है वहाँ पर डेवलपमेंट कर सकता है। चाइना का वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। तो द एंगेजमेंट विद द तालिबान मे पे डिविडेंड। एट द सेम टाइम चाइना कांट बी अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट द यूएस हैविंग रिड इटसेल्फ ऑफ द एल्बट्रॉस ऑफ अफगानिस्तान। तो यूएस अब अफगानिस्तान से बाहर आ चुका है, तो अब यूएस का पूरा जो अब फोकस होगा वो चाइना पर ही होने वाला है। तो ये बात पता है चाइना को। तो इट शुड कम एज नो सरप्राइज। तो ये बिल्कुल भी सरप्राइज की तरह नहीं आना चाहिए अगर जो तालिबान गवर्नमेंट अफगानिस्तान में है वो चाइना और पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली होगी। जो न्यू रिजीम है काबुल में वो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट चाहती है चाइना के साथ, इसलिए वो चाइना के साथ अपने रिलेशंस भी बढ़ा रही है। 1996 में सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान ने इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज कर लिया था जब तालिबान 1.0 की गवर्नमेंट आई थी। दिस टाइम अराउंड तो पाकिस्तान ने तो दिखाई दिया है कि वो तो रिकॉग्नाइज करने ही वाले हैं तालिबान को। लेकिन इंडिया बेसिकली ये चाहता है कि जल्द से जल्द वहाँ पे सारे हॉस्टिलिटीज़ का सेसेशन हो, वायलेंस का सेसेशन हो और जो भी वहाँ पर न्यू गवर्नमेंट बने वो यूनाइटेड होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। साथ ही विमेन का गवर्नेंस में रोल वहाँ पर होना चाहिए क्योंकि तालिबान का बहुत ही ब्रूटल रिजीम होता है। वो विमेन जो भी गर्ल्स होती है उनको स्कूल नहीं जाने देता है, विमेन काम नहीं कर सकती, जॉब्स पर नहीं जा सकती। ऐसा तालिबान 1.0 में देखा गया था। तालिबान 2.0 कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, कैसे अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को शेप अप करता है, देखने वाली बात है। तालिबान जगरनॉट इज एंडेवरिंग टू प्रोजेक्ट अ मोर मॉडरेट इमेज ऑफ इटसेल्फ। अब तालिबान इस बार अपने आप को बहुत मॉडरेट दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 1996 में जो देखा गया तब तालिबान का बहुत ही ड्रैकोनियन रूल था। अब देखते हैं कि तालिबान मॉडरेट हुआ है या नहीं हुआ है। However, the world will need more than just words by way of evidence in the coming months। लेकिन अब दुनिया को ज़रूरत है कि तालिबान अपने एक्शंस के थ्रू भी करके दिखाए, क्योंकि तालिबान बोलता तो बहुत कुछ है लेकिन अब करता क्या है ये देखने वाली बात है। टेकिंग ओवर अ कंट्री, अब फोर्स से किसी कंट्री को लेना एक बात है और उस कंट्री को गवर्न करना अलग बात है। तो थ्रू द रिसेंट कैंपेनिंग, अब रिसेंट कैंपेनिंग के थ्रू ये दिख सकता है जो तालिबान है उसने प्रोक्लेविटी फॉर वायलेंस तो दिखाई दी है। अब ये देखने वाली बात है कि वो गवर्नेंस कैसे करता है। दे विल हैव टू शो, अब उनको मॉडरेशन दिखाना ही पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि ग्लोबल कम्युनिटी में तालिबान को रिकॉग्नाइज किया जाए। मेंटेनिंग द वास्टली इंप्रूव कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, तो 20 साल में जो भी तालिबान ने जो भी अफगानिस्तान ने एडवांसमेंट के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स वहाँ पे अच्छे हुए, डेवलपमेंट वहाँ पर अच्छा हुआ है, तो उसको रिटेन करने की ज़रूरत है। तो ये एक मेजर चैलेंज है कि तालिबान उसे कैसे रिटेन करता है। ऑब्वियसली अब अफगानिस्तान में चेंजेस आए हैं तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस तो उसमें होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा जो पाकिस्तान है वो इसको कैसे यूज़ कर सकता है अपने मेलेवोलेंट प्रैक्टिसेस के लिए, ये भी देखने वाली बात है। इंडिया शुड प्रायोरिटाइज द वेलफेयर ऑफ द अफगान पीपल, तो ऑथर ने बोला इन सब में इंडिया को जो प्रायोरिटाइज करने की बात है वो अफगान लोगों की वेलफेयर को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। करंटली लगभग 2500 अफगान स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इनरोल हैं। इसके अलावा और भी अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को इंडिया में इनरोल किया जाना चाहिए। तो वन वंडर इफ दे विल एबल टू लीव अफगानिस्तान अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। तो एज अ क्लोज नेबर इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि कैसे स्टेबल, सिक्योर और डेवलप्ड अफगानिस्तान बन सकता है। अब इंडिया जो है वो अभी प्रेसिडेंट भी है यूएनएससी का, तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि कैसे वो सारे स्टेक होल्डर्स को एंगेज कर सकता है और अफगानिस्तान की सिचुएशन को ठीक करने में थोड़ी मदद कर सकता है। बियॉन्ड दैट टू इंडियाज प्रेजेंस इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 2022 तक इंडिया की प्रेजेंस रहेगी, तो इंडिया कैसे उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकता है ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस आर्टिकल में सबसे पहले यही बताया गया है कि यूएस को चाइना पर पूरी तरीके से फोकस करना था, इसलिए यूएस ने अफगानिस्तान से एग्जिट कर लिया ताकि वो अपने सारे रिसोर्सेज को कंसोलिडेट करके चाइना पे अच्छी तरीके से फोकस कर सके। यहाँ पर चाइना और जो रशिया है वो
तालिबान की गवर्नमेंट को इसीलिए रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं और तालिबान भी इसलिए उनके साथ फ्रेंडली हो रहा है क्योंकि उनको पता है जो चाइना है वो वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट लेकर आने वाला अफगानिस्तान में। अब यहाँ पर जो तालिबान की बातें कहनी कि तालिबान जो है वो मॉडरेट हो गया है, तो वो देखने पर पता चलेगा कि तालिबान मॉडरेट हुआ है या नहीं। अब इंडिया को इन सब में किस बात पर फोकस करना चाहिए, तो इंडिया को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि वेलफेयर होना चाहिए अफगान के लोगों का। और जो भी इंडिया ने 20 सालों तक जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट किया है वो डेवलपमेंट किसी ना किसी तरह हमारी तरह वो संग कॉस्ट तो बन गया है, लेकिन किसी तरह हम कोशिश करेंगे वो डेवलपमेंट रहे। और इसके अलावा तालिबान के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी 20 साल में अफगानिस्तान ने एडवांसमेंट किया है वो अफगानिस्तान रिटेन रहे। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक सार्थक पोर्टल की बात की गई है। तो सार्थक पोर्टल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है जो कि कैप्चर करता है रियल टाइम फैसिलिटी वाइज पेशेंट डेटा फॉर मॉनिटरिंग ऑक्सीजन कंजम्पशन। तो सार्थक पोर्टल ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। आगे चलते हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स निकाला है आरबीआई ने। तो अ सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ द कंट्री इज स्टिल फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पर इसमें ये पता चला है कि लगभग 46.1% ऐसे लोग हैं जो कि अभी फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं हुए हैं। आरबीआई की फर्स्ट कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में ये हमें बात पता चली है। इंडेक्स 0 से 100 तक रेंज करता है, जिसमें 0 का मतलब ये होता है पूरी तरीके से फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड और 100 का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियली पूरी तरीके से इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है उसमें 3 पैरामीटर्स हैं, एक एक्सेस, दूसरा यूसेज, तीसरा क्वालिटी। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना के बाद भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अनबैंक्ड सेक्शन है सोसाइटी के जिनके बैंक में अकाउंट नहीं है, इसलिए डिजिटल पेमेंट रिजोल्यूशन में वो पीछे रह गए हैं। आगे चलते हैं हम। अब ये जो रिपोर्ट है एनुअली हर साल पब्लिश की जाएगी अब से, और इसका कोई बेस ईयर नहीं है। यहाँ पे रोड टैप स्कीम की बात की गई है। तो जो रोड टैप स्कीम है वो बेसिकली ये है जो भी एक्सपोर्टर्स टैक्सेस पे करते हैं, ड्यूटीज़ पे करते हैं, लेवाइज पे करते हैं, वो उनको वापस कर दिए जाएं। तो द स्कीम इज एम्ड एट रिफंडिंग एक्सपोर्टर्स द ड्यूटीज टैक्सेस एंड लेवाइज पेड बाय देम, जो भी सेंट्रल स्टेट और लोकल लेवल्स पे करते हैं। तो रोड टैप स्कीम है वो रफली 65% एक्सपोर्ट्स कंट्री के कवर करती है। और यहाँ पर गवर्नमेंट का ये भी कहना है जो रोड टैप स्कीम है वो WTO नॉर्म्स को कंप्लाई करती है। इसके पहले एक और स्कीम थी MEIS मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फॉर इंडिया स्कीम, लेकिन वो WTO को कंप्लाई नहीं करती थी, इसलिए उस स्कीम को बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर रोड टैप स्कीम लेकर आए हैं। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था जो आरबीआई है वो कोई भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट निकालती है किसी भी बैंक को लेकर, या तो फिर उसको कोई भी उसके पास डिफ़ॉल्टर की लिस्ट है किसी भी बैंक को लेकर, तो अगर आरटीआई में ये सारी बातें पूछी जाती हैं तो आरबीआई को वो सारी बातें बतानी पड़ेगी। आरबीआई इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स और डिफ़ॉल्टर की लिस्ट को कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकता है। पर यहाँ पे बैंक्स का क्या कंटेंशन है, बैंक का ये कहना है जो प्राइवेसी है वो उनका फंडामेंटल राइट है, और अगर डिफ़ॉल्टर की लिस्ट पब्लिक हो गई तो इससे क्या होगा, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है बैंक में। तो बैंक्स लेड बाय एसबीआई आर्ग्यूड दैट दे आर ड्रिवन बाय द ट्रस्ट एंड फेथ ऑफ द क्लाइंट्स दैट शुड नॉट बी मेड पब्लिक। तो ट्रस्ट और फेथ है क्लाइंट्स को और उसको पब्लिक नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही बैंक्स ने ये भी आर्ग्यू किया कि उनका फंडामेंटल राइट है प्राइवेसी और उसको ब्रीच नहीं किया जाना चाहिए। और जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनका तो ये कहना है जो आरटीआई एक्ट है वो तो पब्लिक अथॉरिटीज़ पे एप्लीकेबल होता है, तो प्राइवेट बैंक्स पे तो वो वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आरबीआई की लीगल ड्यूटी है कि वो किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का बेनिफिट ना करवाने की कोशिश करे, बल्कि लोगों का जो उन पर ट्रस्ट है उसको बरकरार रखे। तो एससी हैड सेड दैट आरबीआई हैज़ नो लीगल ड्यूटी टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक, और जो रिलेशनशिप है ट्रस्ट बिटवीन देम। इट सेड द आरबीआई वाज ड्यूटी बाउंड, और आरबीआई ड्यूटी बाउंड है कि पब्लिक इंटरेस्ट को कैसे अपहोल्ड करे, और ये जो भी डिटेल्स है वो आरटीआई में बताई जा सके। फिर सेंट्रल बैंक ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को मानते हुए जो भी चीज़ें थी उसको आरटीआई के थ्रू बताना शुरू कर दिया था। लेकिन अब बैंक्स का कंटेंशन वापस आ रहा है कि बैंक ये कह रहा है कि जो भी लोगों का ट्रस्ट है और जो भी बैंक उनको जो भी डिफ़ॉल्टर्स या जो भी बैंक के कस्टमर्स हैं वो उन पर ट्रस्ट करते हैं, तो अगर उनकी डिटेल्स पब्लिक कर दी जाती हैं तो लोगों का ट्रस्ट खत्म होता है। और साथ ही बैंक्स ने अपना फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का जिक्र किया है, और प्राइवेट बैंक्स ने ये बोला है कि वो तो वैसे भी पब्लिक अथॉरिटीज़ नहीं है, तो वो आरटीआई के एम्बिट से बाहर है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।